गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। नगरीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम जो मलिन बस्तियां होती हैं, कच्ची बस्तियां जो हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और किसी भी क्षेत्र के विकास में उसके परिपूरक रूप में जब मलिन बस्तियों का विकास होता है तो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के विकास का वो एक सकारात्मक पहलू नहीं होता। जब मलिन बस्तियों की हम बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक स्पष्ट सा रूप उभर के सामने आता है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो आवासीय जो संकेंद्रण है वो बहुत सघन होता है, और जो आवासीय जो परिस्थितियाँ जो हैं या आवास जो बने हुए हैं वो एक मनुष्य के विकास के दृष्टिकोण से, वो दृष्टिकोण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो सकता है, वो दृष्टिकोण एक मानसिक विकास के दृष्टिकोण से हो सकता है। वैसी अनुकूलतम स्थितियां वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अन्य शब्दों में कहें तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो आवास होते हैं वो कच्चे आवास होते हैं। जनसंख्या का संकेंद्रण इतना ज़्यादा होता है कि एक ही कमरे के अंदर जो पक्का नहीं होता, वहाँ पर 5 से 10 जो लोग हैं या एक पूरा परिवार एक कमरे के अंदर रहता है। वहाँ पर पेयजल की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, शौचालय नहीं होते, वहाँ पर परिवहन के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। तो ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बड़ा मलिन सा या गंदा सा जो स्वरूप है वो निकल कर आता है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर मलिन बस्तियों के संदर्भ में परिभाषाएं दी, लेकिन एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आप जो एक अनुभविक स्तर पर जब आप चीज़ों को जाकर देखते हैं तो स्वतः ही जो परिभाषा है वो निकल कर आती है। आपको जब भी समय मिले आप ऐसी जो कच्ची बस्तियां होती हैं वहाँ पर आप गुजरें तो आपको जो भी मलिन बस्ती की जो समस्याएं होती हैं या मलिन बस्तियों के संदर्भ में या उनको पहचान के संदर्भ में जो विषय होते हैं वो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न प्रॉपर नहीं है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये मलिन बस्तियों के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर हम पहचान की जब हम बात करते हैं, जिनकी बात हमने कर भी दी कि ऐसे आवास क्षेत्र होते हैं जो गंदे होते हैं, घने होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है, मतलब मनुष्य के रहने के लिए या स्वास्थ्यवर्धक जो एक वातावरण जो होता है वैसी स्थितियाँ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। ना वहाँ पर स्वच्छ हवा मिलती है, ना रोशनी का अभाव होता है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक व कल्याण के जैसे चुनौतियाँ वहाँ पर हमेशा बनी रहती हैं। वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो लोग अधिकांश जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं। वहाँ पर जन्म दर, मृत्यु दर सब या शिशु मृत्यु दर जो है उच्च होती है। अनैतिकता की स्थितियाँ वहाँ पर, अपराध की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम वहाँ पर पुनर्निर्माण भी करना चाहें तो वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता। वहाँ का जो भी जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो कोई नियोजित आधार पे नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर पुनर्वास की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं, नगण्य होती हैं। तो ये जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं उनकी पहचान हम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्लम्स की जब हम बात करते हैं कि किस तरह की जो बस्तियाँ होती हैं, तो बस्तियाँ मुख्यतः 2 तरह की स्थितियाँ जो मलिन बस्तियों की नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सामान्यतः जो बाहरी जो क्षेत्र होता है, जो पेरिफेरी जो एरिया होता है, वहाँ पर जो मलिन बस्तियाँ होती हैं उनको हम शामिल करते हैं। यहाँ पर जो आवास होते हैं कच्चे होते हैं, लघु आकार की जो झोपड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। कुछ मलिन बस्तियाँ इस तरह की होती हैं जो नगरीय जो क्षेत्र है वहाँ उसके मध्य भाग के अंदर देखने को मिलती है। शुरू के अंदर
ये जो बस्तियां होती हैं मलिन बस्तियों के रूप में नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर अत्यधिक जनाधिक्य हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सक्षम जो लोग हैं वो बाहर की तरफ प्रवास कर जाते हैं। तो ये जो मध्य वाला जो भाग है वो एक धीरे धीरे गंदी बस्ती के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है। जो आवास जो होते हैं वो जीर्ण क्षीण अवस्था के अंदर वो होते हैं। तो दो तरह की स्थितियां मलिन बस्तियों के संदर्भ में हम देख पाते हैं, एक बाह्य भूभागों के अंदर और एक जो केंद्रीय जो नगर है उसके भीतरी भाग में या मध्य जो भाग होता है उसके अंदर। अब स्थितियों की जब हमने बात की, दो तरह की, लेकिन इसके अलावा भी जो मलिन जो बस्तियों की जो स्थिति है या वितरण की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती है। एक तो जैसे हमने कहा कि जो मध्य भाग जो होता है, जो हृदय क्षेत्र होता है, वहाँ पर कुछ मलिन जो बस्तियां होती हैं उनका जो डेवलपमेंट है, जो विभिन्न जो औद्योगिक जो संकुल होते हैं, जो प्रतिष्ठान जो होते हैं, उनके समीप या उनके चारों तरफ जो है मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। नगर के बाह्य भागों की बात हमने की, और कुछ मलिन बस्तियों का विकास जो रेल मार्ग के सहारे खाली बड़े जो भूभाग होते हैं, आप दिल्ली का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली के जो रेलवे ट्रैक हैं उसके पैरेलल जो है मलिन बस्तियों का विकास हो गया है, और विस्तृत जो खाली जो क्षेत्र जो सार्वजनिक जो भूमि होती है वहाँ पर जो मलिन बस्तियों का जो विकास हो जाता है। तो इस तरह से ये मुख्य स्थितियाँ जो है मलिन बस्तियों के रूप में हमें देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं कि क्या कारण है इनके, अगर हम मलिन बस्तियों के विकास के क्या कारण रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो कारण है कि जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, तो वहाँ के आधारभूत संरचनाओं के अंदर, साथ ही जो औद्योगिक जो डेवलपमेंट जो नगरीय क्षेत्रों के अंदर हुआ, उस तरह का डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक साथ देखते हैं कि इसका कारण क्या है, कि आधारभूत संरचनाओं के अभाव और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसरों की सीमितता होने के कारण जो प्रवास नगरीय क्षेत्रों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ा कारण है मलिन बस्तियों के विकास के अंदर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो शहरी क्षेत्रों की तरफ हुआ, और नगरीकरण की जो प्रवृत्ति जो है वो तेज़ी से बढ़ी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की तरफ जो प्रवसन है उसने अर्बनाइजेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। और इन क्षेत्रों के अंदर जो शहरी क्षेत्रों के अंदर हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण यहाँ तो द्वितीयक और तृतीयक जो आर्थिक गतिविधियों का जो संकेंद्रण बढ़ा, उसके कारण यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन के अंदर रोजगार के जो अवसर है वो ज़्यादा रहे। और तो उन रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की तरफ जो जनाधिक्य जो बढ़ा है, वो भी स्लम्स के जो डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण कारण रहा है। जो लैंड यूज पैटर्न जो था वो एक सिस्टमेटाइज नहीं था, एक रेगुलेट फॉर्म के अंदर नहीं था, और रेगुलेटरी जो मेजर्स हैं उनका अभाव रहा, ओपन जो स्पेस है उसका अभाव है, और जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो लिविंग जो स्पेस की बात करें, लिविंग कॉस्ट की बात करें, वो दोनों ही चीज़ें नहीं होने के कारण जो लोग प्रवासन के माध्यम से जो रोजगार के अवसरों के लिए जो लोग यहाँ आए, और उनकी जो आय है उतनी नहीं थी कि वो बेहतर जगह पर अपने आवास स्थापित कर सके। तो वो एक इस खाली पड़े या जो सार्वजनिक जो खाली स्थान होते हैं या रेलवे ट्रैक हैं उनके पैरेलल जो है एक इलीगल फॉर्म के अंदर आवास जो है उनका निर्माण कर लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा कारण है, और जैसे मैंने कहा कि रूरल जो इमिग्रेशन है, जो प्रवासन जो शहरी क्षेत्र के अंदर हुआ है, और एक हाई प्राइस ऑफ लैंड इन द सिटीज़ की शहरी क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से जनाधिक्य बढ़ा, जिस तरह से रोजगार के अवसर के ऊपर जो जनाधिक्यों का प्रभाव पड़ा, उस तरह से लोगों की जो आय है उसमें उतनी वृद्धि नहीं हुई कि वो बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। तो जिसके कारण तो ये बहुत सारे जो कारण है जो स्लम्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार रहे हैं। अब अगर हम इन स्लम्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो स्लम्स का जो डेवलपमेंट है वो नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ही आरंभ हो गया, लेकिन अगर हम इनको एक आइडेंटिफाई करें या जो सरकार के द्वारा जनगणना के अंदर जो इनको शामिल किया,
तो 2001 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि इन जो स्लम्स जो एरियाज़ थे इनको आइडेंटिफाई करने का काम सबसे पहले यहाँ किया। लेकिन ये जो आइडेंटिफाई किया ये बहुत लिमिटेड दायरे में था। ये 2001 की जनगणना के अंदर सबसे पहले काम जिन बस्तियों की पहचान की तो उन बस्तियों को पहचानित किया गया जिनकी जो जनसंख्या थी 1991 के अंदर 50,000 या उससे अधिक थी। उन क्षेत्रों को गंदी बस्तियों के रूप में पहचान करने का काम यहाँ किया। और यहीं 2001 की जनगणना के अंदर जो नगरीय जो क्षेत्र थे जिनकी जनसंख्या 20,000 से 49,999 के बीच में थी, उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं उनको भी यहाँ जो 2001 की जो जनगणना की गई वहाँ इनको शामिल किया गया। लेकिन ये इन दो तरह के जो स्टैंडर्ड थे यहाँ तक ही वो सीमित रहे। लेकिन जब 2011 की जो जनगणना की गई, ये हमारे स्लम्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर या उनके पहचान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है इस जनगणना 2011 में किया। और जितने भी वैधानिक जो नगर थे उन सभी के अंदर जो गंदी बस्तियों से संबंधित जो है आंकड़े यहाँ एकत्रित किए गए। अब एक चीज़ जो जनगणना 2011 के अंदर जो गंदी बस्तियाँ थी उनको 3 क्षेत्रों के अंदर आइडेंटिफाई किया गया या उनको वर्गीकृत किया गया। एक तो वो स्लम्स थी जो नोटिफाइड थी या अधिसूचित थी, एक या वे गंदी बस्तियाँ वो स्लम्स जिनको हम रिकॉग्नाइज किया जो नोटिफाइड नहीं थी लेकिन उनको हमने गंदी बस्ती के रूप में रिकॉग्नाइज किया। और ऐसी गंदी बस्तियां जिनके अंदर जो गंदी बस्तियों की जो विशेषताएं जो होती हैं, चाहे वो आवास के संदर्भ में हो, चाहे वहाँ पर जो अस्वास्थ्यवर्धक जो परिस्थितियाँ वो रही हों, उन सबको यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया गया स्लम्स को। तो अगर हम इन तीनों वर्गों की अगर हम बात करें तो अधिसूचित जो या जो नोटिफाइड जो स्लम्स जो होती हैं वो होती हैं जिनको राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा गंदी बस्ती अधिनियम के अंदर जिनको शामिल किया गया है, जो नोटिफाइड है। जबकि मान्यता प्राप्त जो गंदी बस्तियां वो बस्तियां होती हैं जो नोटिफाइड नहीं होती, यानी कि उनको किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय प्रशासन के द्वारा गंदी बस्ती निगम से पहले किसी अधिनियम के अंदर उनको शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको एक गंदी बस्ती का जो पद है या उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो किया गया है। तो उनको हम जो मान्यता प्राप्त जो गंदी बस्तियां होती हैं उसके अंदर शामिल करते हैं। पहचान प्राप्त यानी वहाँ पर इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं जिनमें सघन बसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कम से कम 300 लोग रहते हैं। ये 2011 की जनगणना के अंदर जो शामिल की उनकी बात हमने की। अत्यंत सघन क्षेत्र होते हैं जिनका जो आकार होता है बड़ा गंदा या भद्दे आकार का होता है। 60-70 मकान होते हैं और रहने की जो दशाएँ होती हैं बिल्कुल हेल्दी नहीं होती हैं। आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं यानी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की बात करो या ड्रेनेज पैटर्न की बात करो, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर अभाव होता है। चारों तरफ गंदगी देखने को मिलती है, पीने के पानी की सुविधाएं यहाँ पर नहीं होती। तो 2011 की जनगणना के अंदर इन गंदी बस्तियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अगर हम पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो जहाँ स्लम्स की जो पॉपुलेशन जो 1981 के अंदर 279 लाख थी, वो 2001 के अंदर 523.7 लाख हो गई। यानी यहाँ 2001 के अंदर जो कुल नगरीय जनसंख्या थी उसके प्रतिशत के अंदर हम देखें तो वहाँ स्लम्स का जो परसेंटेज था नगरीय जो जनसंख्या के अंदर वो 14.9% था। और ये तेज़ी से बढ़ के 2011 के अंदर कुल नगरीय जनसंख्या में स्लम्स पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 17.4 यानी 17.4 हो गया। यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2001 के अंदर जो स्लम्स की पॉपुलेशन थी 523.7 लाख थी, वो बढ़कर 2011 के अंदर 654.9 लाख हो गई। और 2017 के अंदर ये 1004 लाख जो है उसके अराउंड ये पहुंच गई। और कुल नगरीय जनसंख्या के अंदर इसका जो प्रतिशत था 25% जो है वो हो गया, वर्तमान के अंदर और ज़्यादा हो चुका है। यानी अगर हम जब स्लम्स की बात करते हैं तो ये स्लम्स का जो पॉपुलेशन जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर जो सुविधाएं जो होती हैं उनकी स्कैरेसिटी या जो कमी है उतनी ही ज़्यादा
वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे भी गए हैं कि 2011 के अंदर कुल नगरीय जनसंख्या में स्लम्स का परसेंटेज कितना था, तो 17.4% रहा। अब यहाँ 2011 में जो बड़े जो नगरीय जो क्षेत्र थे, जिनमें 4 महानगरों की अगर हम बात करें, तो वहाँ कुल नगरीय जो जनसंख्या है उसमें कितना परसेंटेज जो शहरी जो क्षेत्र की जो जनसंख्या है, वहाँ कितने परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो इन स्लम्स में रहती है। तो आप बॉम्बे को आप देखिए, यहाँ की लगभग 41% जो पॉपुलेशन है वो इन मलिन बस्तियों में या स्लम्स में रहती है, यानी लगभग आधी जनसंख्या जो है इन स्लम्स के अंदर रहने को मजबूर है। अब आप सोच सकते हैं कि इन स्लम्स में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको बेसिक जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कितनी विकराल स्थिति को दर्शाता है। कोलकाता के अंदर 29% पॉपुलेशन जो है स्लम्स में रह रही है, चेन्नई के अंदर 28% जो है, और दिल्ली के अंदर 15% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इन स्लम्स पे रह रही है। अब यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट 2014 की अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो 632 मिलियन जनसंख्या के साथ विश्व के अंदर, भारत के अंदर जो स्लम्स की जो संख्या है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और वो भी ये जो जनसंख्या है, इनका जो एक तरह से ये बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल के से नीचे लोग रहने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर यहाँ शामिल किया जाता है। यहाँ हमने आपको थोड़ा सा ये जो 2011 के जो आंकड़े थे स्लम्स के संदर्भ में, उनको बताने की आपको कोशिश की है। अगर हम नगरों की संख्या की बात करें कि 2011 के अंदर मलिन जो बस्तियां जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, तो आप देखिए कि 2011 के अंदर सबसे ज़्यादा जो मलिन जो बस्तियां हैं, जो नंबर ऑफ जो स्लम्स जो हैं उनकी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, और यूपी के अंदर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर में जो है कर्नाटक के अंदर है। ये जो स्लम जो बस्तियां जो बसी हुई हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर, उनकी जो संख्या है उसकी हमने बात की। लेकिन अगर हम नगरीय जनसंख्या में मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो हमने आपको बताया अभी है कि अगर एक शहर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शहर के हिसाब से मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ जो लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं। लेकिन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो यहाँ आंध्र प्रदेश जो है, जिसमें हमने तेलंगाना को, दोनों को हमने शामिल किया है, और यहाँ की कुल जनसंख्या में स्लम्स का जो परसेंटेज है उसकी नगरीय जनसंख्या के अंदर जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। यानी अगर जो आंध्र प्रदेश, जिसमें हमने तेलंगाना को यहाँ शामिल किया, 2011 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि तेलंगाना का जो गठन है बाद में हुआ है, तो यहाँ कुल जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या है उसमें 36.1% जो है वो स्लम्स में रहती है। यानी नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में जो स्लम्स की जो बात हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जो दूसरे नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, और तीसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश का स्थान आता है कुल नगरीय जनसंख्या के परसेंटेज के ऊपर जब हम देखते हैं। तो अब ये इसी से आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम 2011 की पॉपुलेशन को विभिन्न जो स्टेट्स का अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें कि कितनी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा स्लम्स में रह रही है, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, क्योंकि हमने यहाँ जब बात की है तो कुल नगरीय जनसंख्या के अंदर जो मलिन बस्तियों का जो परसेंटेज है उसकी हमने बात की है। यहाँ जो टोटल पॉपुलेशन जो रह रही है जो स्लम्स के अंदर, उसकी हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र की स्थिति है। वो 18% जो स्लम्स में पॉपुलेशन रह रही है वो महाराष्ट्र में है। देन आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को हमने यहाँ शामिल किया है। तीसरे नंबर पे यूपी है, देन वेस्ट बंगाल है, देन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो हमें 2011 की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ये फैक्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसा क्यों इस तरह की जो स्थितियाँ हैं हमें देखने को मिलती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है जो भारत की एक आर्थिक राजधानी के रूप में हम जानते हैं, और यहाँ
अगर हम औपनिवेशिक समय से ही बात करें तो यहाँ पे औद्योगिकरण की बात करें, नगरीकरण की बात करें तो ये बहुत समय से होता आया है। इसलिए यहाँ पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के कारण जो जनसंख्या का जो आधिक्य है यहाँ तेजी से बढ़ा, और वो बहुत बड़ा कारण रहा है जो स्लम्स के डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है। इसी तरह की जो स्थितियां हैं अन्य स्टेट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखते हैं तो किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हैं, चाहे आप यूपी में हैं, चाहे आप एमपी में हैं, चाहे आप इवन हरियाणा पंजाब में हैं या राजस्थान में हैं, तो जो नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रोजगार के और आधारभूत संरचनाओं के, औद्योगिक डेवलपमेंट के बेहतर अवसरों के कारण लोग माइग्रेट करते हैं, और वही एक परिणाम होता है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो स्लम्स का जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ 2011 की जनगणना में मलिन बस्तियों के संदर्भ में कुछ बातें कही गई कि यहाँ पूरे भारत की जब हम बात करते हैं सॉरी कि 58% जो लोग हैं, जो मलिन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, उनके पास जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा 2011 की जनगणना में कहा गया। 43% जो लोग हैं वहाँ उनको जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर उनको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो 43% जो लोग हैं बाहर से ही पानी की जो है सप्लाई जो है उससे डिपेंडेंट है या लाते हैं, और 34% जो लोग हैं, 34% जो लोग हैं उनके पास शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। 30% लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोई काम नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो आय का जो स्तर है, कितना बदतर है। तो ये अपने जीवन स्तर को बेहतर करने की स्थिति में आने की जो संभावनाएं तलाशने की स्थिति में भी नहीं है। ये कुछ इसलिए हमने आपको बताया कि विभिन्न जो परीक्षाएं जो होती हैं वहाँ पर इस तरह के जो सवाल हैं अक्सर पूछे जाते हैं कि जो मलिन जो बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, उनको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमने हमारे जो 4 जो देश के प्रमुख महानगर हैं, कोलकाता के अंदर इनको बस्तीज कहते हैं स्लम्स को, दिल्ली के अंदर हम इनको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, बम्बई के अंदर इनको झोपड़पट्टी, चोल, बेला, और चेन्नई के अंदर इनको हम चेरी कहते हैं। तो इस तरह के कई बार मैच करने वाले जो सवाल, वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं, वहाँ इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब ये जो प्रमुख जो मलिन बस्तियाँ कौन कौन सी हैं, मैंने कहा कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर सारी जो मलिन बस्तियां हैं उनकी हमने बात की। लेकिन जो बड़ी मलिन बस्तियां हैं जिनकी हम बात करते हैं, तो अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती है वो है धारावी, जो है उसके नाम से जानी जाती है। आप देखिए एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है। अगर हम दिल्ली की जब बात करते हैं तो उसको हम जो भलसावा जो मलिन बस्ती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा अगर संख्या जो है वो बाल श्रमिकों की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इस दिल्ली की जो भलसावा मलिन बस्ती है वहाँ हमें देखने को मिलती है। अन्य जो शहर हैं उनकी अगर हम मलिन बस्तियों की बात करें, जो बड़ी मलिन बस्तियां हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, कई बार इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। कोलकाता के अंदर बसंती मलिन बस्ती है, बेंगलुरु के अंदर राजेंद्र नगर जो है वो एक बहुत बड़ी मलिन बस्ती है, हैदराबाद की बात करें तो इंदिराम्मा है, नागपुर की बात करें तो सरोज नगर जो है वो मलिन बस्ती के रूप में जाना जाता है, लखनऊ की बात करें तो महबुलामपुर जो मलिन बस्ती है, भोपाल की बात करें सतनामी मलिन बस्ती है, अहमदाबाद के अंदर बात करें तो परिवर्तन जो है वो मलिन बस्ती है, जयपुर की हम बात करें तो झालाना जो मलिन बस्ती है। तो इस तरह की जो विभिन्न शहरों के अंदर जो बड़ी जो मलिन बस्तियां हैं उनको भी हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में सुधार के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती जो इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में हमेशा रही है वो है कि इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में जो भी निकाय काम करते हैं वहाँ जो है इनका एक स्पष्ट शक्ति विभाजन या कार्य विभाजन देखने को नहीं मिलता है। जब भी कोई इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास की बात करते हैं तो इनका जो अधिवासित जो क्षेत्र होता है वो विभिन्न जो प्रशासनिक जो इकाइयाँ होती हैं उनके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जब इनमें समन्वय नहीं होता, जैसे रेलवे ट्रैक के पैरेलल अगर मलिन बस्तियों का निर्माण किया गया तो वो जो भूमि होती है
वो रेलवे डिपार्टमेंट के पास होती है तो वहाँ का प्रशासन अलग तरह से काम करता है। जहाँ शहरी जो निकाय में होता है तो वहाँ का प्रशासन अलग तरह से काम करता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में हमेशा रही है। साथ ही कोई स्पष्ट नीति का अभाव यहाँ रहा है। साथ ही हमारे जो भी जो अर्बन जो एरियाज़ हैं उनका जो डेवलपमेंट है या जो नगरीय अधिवास हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो एक नियोजित रूप से नहीं हुआ है। औद्योगिक इकाइयों का जो एस्टेब्लिशमेंट किया है वो एक नियोजित रूप से नहीं हुआ है। तो जब भी पुनर्वास की जब बात आती है तो अगर हम दूर लेके जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तो वो उनके ऊपर जो एक कोऑर्डिनेशन एक रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं या उनको एक स्थानीय स्तर पर जो लोग जो लेबर मिलता है जो स्किल्ड जो लेबर है उसको शिफ्टिंग की समस्याएं हैं। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं तो 1956 के अंदर ही एक एक्ट हम लेके आए स्लम क्षेत्र सुधार और निकासी, और कोशिश यही थी कि इन स्लम्स को हम दूर करें, इनका पुनर्वास करें, लेकिन उस तरह के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। और बड़े स्तर पे हमने एक राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम जो है NSDP 1996 के अंदर लेकर आए, और उसका उद्देश्य यही था कि राज्यों को इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास विकास और एक परमानेंट जो सेटलमेंट है आवास है उसके लिए इनको ऋण देना, स्टेट गवर्नमेंट को उनको सब्सिडीज़ देना, ताकि इन झुग्गी आबादी के आधार पर एक तरह से इन स्लम्स का रिहेबिलिटेशन किया जा सके, पुनर्वास की जो क्रिया है उसको संपादित किया जा सके। लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी कह लीजिए, और जैसे मैंने कहा कि जो विभिन्न जो निकाय जिनके अंतर्गत ये मलिन बस्तियां आती हैं वहाँ पर एक समन्वय या कोऑर्डिनेशन जो है उसका जो अभाव है वो इन योजनाओं की परिणति के अंदर एक बाधा के रूप में रहा है। इसी तरह के प्रयास जो है वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना 2001 में किया गया। राजीव आवास योजना जो शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मलिन बस्तियों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंदर भी इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास के प्रावधान के जो प्रावधान जो थे इनमें थे। शहरी गरीबों के आवास के लिए आवास बनाने के लिए जो सब्सिडी जो है वो देने का जो प्रयास यहाँ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों के संदर्भ में 2015 के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम लेकर आए, और यहाँ ये लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक सभी को जो है मकान उपलब्ध करवाए जाए। और इसके लिए जो भी अधिकृत जो एजेंसीज थी उनके माध्यम से जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं को उनको केंद्रीय सहायता उपलब्ध करना, और उनके जो सहायता थी वो जिस स्थान पर जो लोग रह रहे हैं जहाँ पर जो कच्ची बस्तियाँ जो हैं मलिन बस्तियाँ जो हैं वहीं पर जो प्राइवेट डेवलपर्स थे उनके माध्यम से वहाँ पर आवास का निर्माण किया जाए, वहाँ पर उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह के जो प्रयास इसी के अंदर 2015 तक की जो आवास योजना थी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो है लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर जो है सब्सिडी क्रेडिट की जाए, जिससे कि वो वहाँ पर आवास जो है उनका निर्माण कर सके। तो इस तरह के जो प्रयास हैं समय समय पर इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में किए गए हैं। अब आता है कि इन मलिन बस्तियों को हम क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि सबसे बड़ी जो कमी है वो है हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता की। हमें किसी पार्टी या राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है क्योंकि जितनी भी राजनीतिक जो पार्टीज़ होती हैं उनके लिए ये जो स्लम एरियाज़ होते हैं वो एक वोटर का काम करते हैं, और क्योंकि ये लिटरेट नहीं होते, इनमें इतनी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होती, तो राजनीतिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण इन क्षेत्रों का जो पुनर्वास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। केवल ये जो स्लम एरिया जो होते हैं वो एक वोटर के रूप में ही काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो राजनीतिक प्रतिबद्धता की रही है। दूसरी बात है कि जो अधिकार एक नागरिक को मिलने चाहिए, जो एक संवैधानिक जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, लोगों को बेहतर जीवन जीने का जो अधिकार है उसके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। साथ ही एक प्रशासनिक और राजनीतिक जो एक
गठबंधन हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो गठबंधन है इसके अंदर जो करप्शन जैसी स्थितियां जो है वो भी इन गंदी बस्तियों को या मलिन बस्तियों के पुनर्वास के अंदर एक बहुत बड़ी बाधा रही है। सरकार के द्वारा एफर्ट किए गए हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक जो प्रतिबद्धता का अभाव और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता का जो अभाव है वो इनके पुनर्वास या इनके रिहेबिलिटेशन में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अब एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते जब हम ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो संकल्पना पढ़ते हैं, एक बहुत ही अप्लाइड एक अवधारणा है जो नियोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इन मलिन बस्तियों के सुधार की बात करते हैं या इस आने वाले समय के अंदर इन मलिन बस्तियों के विकास को रोकने की जब हम बात करते हैं, तो ये एक डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, जिस तरह की बात जो है पैरोक्स ने की या बॉडविले ने की, तो हम औद्योगिक इकाइयों का डिसेंट्रलाइज फॉर्म के अंदर, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, चाहे वो ग्रोथ पॉइंट हो, चाहे वो ग्रोथ पोल हो, या वो सर्विस सेंटर जो है जो तीनों जो हमने पदानुक्रम जो बॉडविले ने दिए, तो उन स्तर पर यानी कि हमें अनेक स्तरों पे जब तक इस डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स हम नहीं करेंगे, तब तक ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के अंदर जो माइग्रेशन होगा वो नहीं रुक पाएगा। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्थानीय स्तर पर जो लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। अगर हम कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अंदर ये साफ कहा गया था कि भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन जो कृषिगत कार्यों के अंदर संलग्न है, 60% से अधिक जनसंख्या, और वो पूरी तरह मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, वर्षा के वितरण के अंदर जो असमानताएं बढ़ी हैं, तो कृषि जो है वो एक फ़ायदे का सौदा नहीं रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक सर्वे के अंदर ये हुआ है कि अगर जो कृषक जो वर्ग है उनको अगर अन्यत्र क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, तो 40% जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को छोड़ना चाहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, अगर 40% जो फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर को छोड़ना चाहते हैं और रोजगार के लिए अगर वो शहरी क्षेत्रों के अंदर माइग्रेट करते हैं, तो क्या शहरी क्षेत्र इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाएगा? अगर उनको एक न्यूनतम आय के ऊपर अगर रोजगार उपलब्ध भी हो जाता है, तो क्या उन लोगों के लिए बेहतर आवास की सुविधा उपलब्ध करवा पाएगा? तो ये एक ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है जो नामुमकिन की स्थिति है। और इसका जो ग्रोथ पोल की जो कॉन्सेप्ट है, एक बेहतर एक सॉल्यूशन प्रदान करता है कि अगर हम स्थानीय स्तर पर स्थानीय रोजगारों के आधार पर स्थानीय लोगों को अगर हम रोजगार देते हैं, स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना विकास करते हैं, स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा और नवाचारों का प्रसार करते हैं, तो जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन आएगा। अगर हम इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर हम देखें, एक अजीब सा एक बदलाव जो है जो लोगों में परिवर्तन आया है। लोग शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाना चाहते हैं, खुले एटमॉस्फेयर में जीना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के ऊपर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो कृषिगत जो गतिविधियां हैं उसको हमें बेहतर बनाने पड़ेगा। जैसे कि MS स्वामीनाथन एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो कृषि को बेहतर रोजगार का जो है एक व्यवसाय के रूप में हमें डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके लोग जो माइग्रेशन जो शहरी क्षेत्र में होता है वो रुकेगा। यानी जो आधारभूत संरचनाओं के अंदर जो जीवन स्तर के अंदर एक लिविंग स्टैंडर्ड में जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंदर एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है, अगर उसको हम मिटाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही रोजगार और बेहतर आधारभूत संरचना विकास करते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के परिवर्तन आएंगे। सरकारों के द्वारा प्रयास जो हैं वो किए भी जाते रहे हैं, चाहे वो नरेगा कार्य महानरेगा हो या इस तरह के जो एफर्ट्स हैं जिससे स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, या वर्तमान के अंदर लोगों को स्वरोजगार के अंदर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस तरह के जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है। तो ये लेकिन इनके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर बेहतर आधारभूत संरचना विकास हो। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होने के कारण जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन तकनीकों का जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँच पाता। तो एक तरह से जो स्लम्स हैं
उनका रोकने के लिए एक बहुआयामी जो दृष्टिकोण है हमें लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात करनी पड़ेगी। जो प्रशासनिक जो भी इकाइयाँ इस कार्य में संलग्न है वहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात करनी पड़ेगी। हमारी जो कृषिगत जो गतिविधियाँ हैं उनको एक आर्थिक लाभ के अंदर लाना पड़ेगा, जिससे कि रोजगार के अवसर वहीं पर उपलब्ध हो। तो इस तरह के जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये स्लम्स की जो समस्या है वो रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर इस तरह से जिस तरह से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार की अनुपलब्धता की स्थितियों के कारण, तो स्लम्स जो है उनका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और इन स्लम्स के अंदर जो जिस तरह की समस्याएं हैं वो चाहे स्वास्थ्यवर्धक जो स्थितियां नहीं हैं वो कह लीजिए, यहाँ पर जो आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं वो कह लीजिए, आप यहाँ जब भी इस तरह के जो कंजेस्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पर जो बच्चों का और विमेंस का जो एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उन स्थितियों को आप देख लीजिए। तो इसलिए हमें एक बेहतर समन्वित सतत विकास की अवधारणा को अगर हमें प्राप्त करना है तो ग्रोथ गोल की अवधारणा को हमें नियोजन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। और एक तरह से जो भी डेवलपमेंट जो यूनिट्स जो होती हैं जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं उनको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे हमें रोजगार और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।